A very good evening to all the students. In the previous lectures, we have already discussed about plant kingdom, that includes thallophytes, bryophytes, and the characteristics of bryophytes. So now we start from bryophyte kingdom and classification of bryophyte. Bryophytes में हम किसको इंक्लूड करते हैं? रघुवीर। ब्रायोफाइट्स में हम किसको इंक्लूड करते हैं? जोर से एम्फीबियंस। कौन से एम्फीबियंस? एनिमल। ब्रायोफाइट को हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रायोफाइट्स को सरवाइव करने के लिए लैंड एंड वाटर दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को। समझ में आई बात? क्यों जरूरत होती है ब्रायोफाइट्स को? क्यों जरूरत होती है ब्रायोफाइट्स को? पानी की क्यों जरूरत होती है? जब उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लैंड पे रह सकता है, तो फिर उसको जरूरत क्यों होती है कि वो उसको पानी चाहिए। मेरी तरफ देखो, नीचे मत देखो, मेरी तरफ देखो। ब्रायोफाइट को पानी की जरूरत क्यों होती है? उसको फर्टिलाइजेशन की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होता है एंथ्रोजोइड्स एंड आर्किगोनिया। आर्किगोनिया स्टेबलाइज्ड पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। तो एंथ्रोजोइड्स जो पानी में मूवमेंट करके आर्किगोनिया तक पहुंचेगा। तुम लोग ब्लैंक देख रहे हो मुझे, तुम लोगों ने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पिछले दिनों में? पता नहीं तुम लोग क्या चाहते हो क्या नहीं। चलो तो वापस इसके स्ट्रक्चर्स, थोड़ा सा फीचर्स देख लेते हैं। ब्रायोफाइट होती है थैलोइड स्ट्रक्चर। थैलोइड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तुम्हारा यश नाम है? लक्ष्य। थैलोइड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जोर से। थैली जैसी स्ट्रक्चर हो, इतना मतलब ना तो उसमें रूट हो, ना स्टेम हो, ना लीफ हो। ठीक है, रूट और स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, लेकिन वो टोटली डिवाइडेड नहीं होता है, डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। फाइन, तो रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, हाँ। अब ये होता है कि ब्रायोफाइट को हमने एम्फीबियन इसलिए बोला क्योंकि इसका हाफ जनरेशन जो होती है वो लैंड पे होती है, हाफ जनरेशन इसको पानी चाहिए। पानी इसको इसलिए चाहिए कि इसका जो मेल गेमिट होगा, अब आपको पता है कि किसी भी जनरेशन को आगे जनरेट करने के लिए गेमिट्स बनना ज़रूरी है। वो गेमिट्स बनने के बाद फ्यूज़ होना ज़रूरी है। फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बनना ज़रूरी है। जाइगोट होके फिर वो ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, इसके लिए ब्रायोफाइट में होता ये है कि पानी इसलिए ज़रूरी होता है कि जो मेल गेमिट होता है, जो इसको बोलते हैं एंथेरोजोइड, वो मूवमेंट करने के लिए कैपेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, मतलब मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स को पानी चाहिए मीडिएटर, एज ए मीडियम, कि वो फीमेल गेमिट तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये चीज़ मैं लिखा चुकी हूँ आई थिंक सो आपको। चलो अब होता है, एक बार वापस लिख देती हूँ, एंथेरोजोइड एंड आर्किगोनिया। फाइन, जो ब्रायोफाइट का होता है पूरा उसका प्लांट साइकिल जो होता है वो गेमिटोफाइटिक होता है। केवल उसमें, अब गेमिटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक का मतलब रघुवीर समझाएगा।
जोर से बोलेगा, पहले तो लड़का है, जोर से बोलेगा, लड़कियों की तरह नहीं बोलेगा। आगे बोलते जाओ। गेमेटोफाइटिक, आगे लक्ष्य। गेमिटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक में डिफरेंस ये होता है कि गेमिटोफाइटिक होता है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेमिटोफाइटिक हमेशा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, स्पोरोफाइटिक हमेशा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि ब्रायोफाइट का 90% जो पार्ट है, 90% जनरेशन है वो गेमिटोफाइटिक होती है, इसका मतलब ये है कि ब्रायोफाइट जो है वो हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं, मतलब वो डिप्लॉइड नहीं होते हैं। तो डिप्लॉइड उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, केवल जो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर मतलब एंथेरोजोइड और आर्किगोनिया जो बनाएगी ना स्पोर्स, वो होता है जो केवल स्पोरोफाइट होता है, और वो भी मियोसिस होने के बाद में हैप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। और ये होता है कि ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें से कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जो पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं अपने ही प्लांट से, मतलब इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो उस प्लांट से अलग होके नई जगह जाके अपने आप को पनप सके, अपने आप को सर्वाइव करा सके उस एनवायरनमेंट के प्रति। तो वो क्या करेंगे, वो जब तक उनमें सारे ऑर्गन्स डेवलपमेंट नहीं हो जाएंगे तब तक वो उसी प्लांट के ऊपर रहेंगे, उसी से फूड लेंगे, उसी से पानी लेंगे, उसी से न्यूट्रिएंट्स लेंगे। फाइन, चलो अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। हाँ, चलो अब अपना बात आता है कि ये जो ब्रायोफाइट होते हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। जो ब्रायोफाइट होते हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि सक्सेशन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब सक्सेशन क्या होता है रघुवीर, सक्सेशन क्या होता है? तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, तुम लोग ने ऐप खोल के नहीं देखा, मैंने बोला था, मैसेज किया था मैंने एक ऐप में, नहीं किया था दोनों ने। पूजा मैम क्या पढ़ा रही हैं अभी आपको? जोर से बोलो। अच्छा, तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछती है क्या? तो आप उनको आंसर नहीं देते हो? नहीं ना, मेरे को नहीं देते, उनको क्या देते होंगे? और वो मोनिका आती थी ना, वो क्या हो, कहाँ गई? छोड़ दिया उसने? 2 ही दिन आई थी वो। चलो, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सक्सेशन में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन ये होता है कोई भी चट्टान है, कोई भी बेयर चट्टान है, वहाँ पे बहुत सालों से क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर वेजिटेशन कोई भी बनती है, कोई भी एकदम काली चट्टान है, उस पर धीरे धीरे वेजिटेशन बनना स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले वहाँ पे जो पायोनियर स्पीशीज जाके स्टैब्लिश होगी वो होती है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो होगी वो वहाँ पे एसिड्स बनाएगी, एसिड्स की वजह से जो चट्टानें होगी वो टूटती जाएगी। जैसे जैसे चट्टानें टूटती जाएगी तो जो दूसरे प्लांट्स है वहाँ के रूट उसमें जमते जाएंगे, क्योंकि रूट क्या करता है, रॉक्स क्या करती है, रॉक्स रूट्स को ही तो नहीं जाने देती अंदर, चट्टानें रूट्स को ही नहीं बनने देती ना, बस ये रोल होता है। अब ब्रायोफाइट जो है, ब्रायोफाइट में होता ये है कि कोई स्पेसिफिक फीचर तो बस यही होते हैं कि ये सक्सेशन में रोल होता है। थोड़े ब्रायोफाइट जो होते हैं वो एज ए फूड सप्लीमेंट भी काम आते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ कि ब्रायोफाइट के क्लासिफिकेशन के बारे में, कितने पार्ट में बांटा जाता है। ब्रायोफाइट को 2 क्लासेस में बांटा है हमने, पहला है लीवरवर्ट और दूसरा है मॉस। फर्न तो टेरिडोफाइटा का है। पता है क्या होता है लीवरवर्ट और क्या होता है क्या बोलते हैं मॉस? लीवरवर्ट एक नॉर्मल सी स्ट्रक्चर होती है, उसमें ये होता है कि जो ब्रायोफाइटा की स्ट्रक्चर होती है वो थैलोइड होती है, और उस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे लीवरवर्ट का मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ,
ये है। जैसे होने को तो ब्रायोफाइट नीचे जो दिख रहा है ना यही है, लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो इसके स्पोरोफाइट होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है मदर प्लांट से। क्यों? क्योंकि उसको वो जाके बाहर कहीं सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसको कनेक्टिविटी चाहिए अपने ही मदर प्लांट से। तो उसका जो पार्शली पैरासाइट होता है गेमिटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट। तो ये है, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है ये बनाई है मैंने मार्केंशिया की। मार्केंशिया एक एग्जाम्पल नाम है मार्केंशिया। मार्केंशिया है इसका स्ट्रक्चर का नाम। जो ये यहाँ पे जो होता है ना बेटा, यहाँ पे ना एक तरह से राइट जैसे रूट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं रूट क्या करता है, रूट चिपकाने का काम करता है, जड़ चिपकाती है किसी भी प्लांट को। लेकिन चिपकाने के लिए अगर रूट नहीं है तो रूट जैसे स्ट्रक्चर्स होती है जिसको बोलते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स ये स्ट्रक्चर्स होती है जो रूट को चिपकाती है, ठीक है। अब राइजोइड्स के ऊपर ना यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको बोलते हैं गेमा कप। गेमा कप, ये जो गेमा कप होती है वो एक्सेक्सुअल होती है, डिप्लॉयड होती है, और ये एसेक्सुअल, मल्टी सेलुलर और सेक्सुअल बड होती है। सेक्सुअल बड होने का मतलब कि यही गेमा कप होती है जो दूसरे मार्केंशिया को बनाने में हेल्प करती है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल का मतलब यही होता है कि सेक्सुअली मतलब ये सेक्सुअली पार्टिसिपेट करेगी दूसरे मार्केंशिया के फॉर्मेशन के लिए। समझ में आ रही है बात? आप समझ तो पा रहे हो ना जो पढ़ा रही हूँ मैं? आप रिवाइज करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी। पहले जाओगे ना, आज मेरे लेक्चर्स देखना, ठीक है, फिर रिवाइज करना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब उसके बाद की बात करते हैं अपन। उसके बाद ये करते हैं कि ये तो मेरे मार्केंशिया, अब मार्केंशिया के आगे लिख लेना यहाँ पे इलेटर्स। इलेटर्स क्या होता है? इलेटर्स एक ऐसी पंखनुमा फेदरी स्ट्रक्चर्स होती है जो उसको उड़ने के लिए मदद करती है, इलेटर्स, ठीक है। अब जो लीवरवर्ट है, लीवरवर्ट ये होता है कि ये सबस्ट्रेट किसी भी धरातल से चिपका हुआ संरचना होता है, ये उठी हुई संरचना नहीं होती, ये चिपकी हुई संरचना होती है, ठीक है। और जो कप्स लोकेटेड होते हैं ये रिसेप्टिकल्स का काम करते हैं। और ये जो इलेटर्स होते हैं ये हाइड्रोस्कोपिक होते हैं। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब समझते हो? हाइड्रोस्कोपिक होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। हाइड्रोस्कोपिक मतलब पानी को एब्जॉर्ब करना। आगे बात समझ में? चलो अब आगे मैं कुछ समझाती हूँ आपको कि जो मॉस है, मॉस जैसे मैंने लीवरवर्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया मार्केंशिया, वैसे ही मॉस का एग्जाम्पल याद रखना है किसको? स्फेग्नम। स्फेग्नम को पीट मॉस भी बोलते हैं, पीट मॉस। जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो जैसे अपन खाना लेके आते हैं अपने घर से पैक करके, हाँ, तो वो अपन फॉइल पेपर से पैक करते हैं। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग मतलब जो जिसमें सांसें चल रही है या खाने का मटेरियल है, तो उसको स्फेग्नम से पैक करके ले जाते हैं, तो वैसे के वैसे एज इट इज़ मिलता है, इसके यूज़ में आता है ये। फिर दूसरा ये होता है जो ये गेमेटोफाइट होता है इसका, ये डोमिनेंट होता है। इसका गेमेटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, और ये दो तरीके का बनता है। डोमिनेंट होता है गेमेटोफाइट, और ये दो तरह के स्ट्रक्चर बनाता है। पहली स्ट्रक्चर जो होती है इसकी वो होती है प्रोटोनीमा, और दूसरी होती है लीफ लाइक। जो प्रोटोनीमा पार्ट होता है वो बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोडक्शन मतलब स्पोर्स बनाने के लिए काम में आता है। सॉरी, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो सेक्स ऑर्गन की तरह काम करता है। प्रोटोनीमा जो होता है वो ग्रीन, ब्राउन और फिलामेंटस स्टेज होती है,
फिलामेंटस स्टेज होती है जो कि जुवेनाइल पीरियड होता है। जुवेनाइल होता है कि मेच्योरेशन से जस्ट पहले वाली, मतलब बर्थ से लेके मेच्योर होने के बीच की फेज होती है, उसको जुवेनाइल बोलते हैं। जुवेनाइल। और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये लीफ लाइक होती है, वो होती है सेक्स ऑर्गन। इसमें 2 स्पोर बनेंगे और दोनों फर्टिलाइज होकर एक नया जाइगोट बनाएगा। अब इसका जो एग्जाम्पल है मॉस के, वो पहला तो मैंने आपको बता दिया, क्या बताया मॉस का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल स्फेग्नम, स्फेग्नम। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो लिखो आप, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम, ठीक है, फाइन, मिटा दो, लिख लिया दो, लिख लो फटाफट। अब नया ब्रायोफाइटा के बाद कौन सा फाइलम आता है? ब्रायोफाइटा के बाद फाइलम कौन सा आता है? किताब में से देख के बता दो। पेटेरो नहीं बोलते इसको, टेरिडोफाइटा बोलते हैं बेटा, इसीलिए मैंने आपसे बुलवाया। टेरिडोफाइटा, पी साइलेंट होता है इसमें। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो होता है, अब यहाँ तक आते आते क्या होता है कि पानी में ऑर्गेनिज्म का बनना, फिर यहाँ तक आते आते, चलो तो अब टेरिडोफाइटा तक आते आते यहाँ पे क्या होता है, ब्रायोफाइटा तक हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। फिर ब्रायोफाइटा में एक्वेटिक होने के बाद में अब ज़मीन पे भी तो आएंगे ना पेड़ पौधे, ऐसा तो है नहीं कि पानी में ही घूमते रहेंगे। तो ज़मीन पे आने वाला सबसे पहला प्लांट जो है वो ब्रायोफाइटा है, लेकिन टोटली ज़मीन पे जो पानी से आइसोलेट होके, जिसके ऊपर पानी की कोई डिपेंडेंसी ना हो, वैसा वाला होता है। और वाटर केवल और केवल फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, वो होता है अपना टेरिडोफाइटा। तो लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सीडलेस होता है, क्रिप्टोगेमी होता है, पता ना अपन को, क्रिप्टोगेमी, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया वाटर चाहिए सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि डोमिनेंट जो फेज होगी वो स्पोरोफाइट होगी। अब तक बच्चा आपने ध्यान किया होगा कि अब तक जो चल रही थी वो सारी फेज चल रही थी गेमिटोफाइटिक, मतलब अभी तक प्लांट हमेशा हैप्लॉइड ही चल रहा था। यहाँ तक आते आते डोमिनेंट फेज हो जाएगी स्पोरोफाइट। हाँ, अब इसके बाद ये होता है यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में आते आते यहाँ पे लीफ जैसे रूट एंड लीफ और स्टेम, ये तीनों इसमें बराबर मिलते हैं। डिफरेंशिएशन मिल जाता है यहाँ पे। डिफरेंशिएशन वैसे तो ब्रायोफाइट से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्योर डिफरेंशिएशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, मतलब रूट, स्टेम एंड लीफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे टेरिडोफाइट्स तक आते आते लीफ में बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं। कई लीव्स जो होती है वो स्मॉल होती है और कई लीफ जो होती है वो लार्जर होती है। तो कहाँ से स्मॉल होती है और कौन सी लार्जर होती है ये देखना है हमें, ठीक है। स्मॉलर होती है और एक लार्जर होती है। तो कौन सी स्मॉलर कौन सी लार्जर? जो स्मॉलर होगी उनको माइक्रोफाइल बोलेंगे
माइक्रोफिल बोलेंगे और जो लार्जर होगी उनको मैक्रोफिल बोलेंगे। जो माइक्रोफिल होता है, माइक्रोफिल जो होता है वो मिलता है अपने सिलेजिनेला में, और जो मैक्रोफिल होता है वो मिलता है फर्न्स में। ठीक है, ये हो गया माइक्रोफिल और मैक्रोफिल। माइक्रोफिल का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला और मैक्रोफिल का एग्जाम्पल है फर्न्स। ठीक है, अब अपनी बात आती है कि यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स है इसमें अब दो तरह के स्पोर्स बनना भी स्टार्ट कर दिए, होमोस्पोर और हिटेरोस्पोर्स। होमोस्पोरस और हिटेरोस्पोर्स। हिटेरो में क्या होगा, एक तरह के स्पोर्स तो माइक्रो होंगे और दूसरे होंगे मैक्रो, है ना, दो तरह के स्पोर्स बन जाएंगे इसमें। अब ये जो दो तरह के स्पोर्स बने ना बच्चा, ये दोनों स्पोर्स क्या करेंगे, ये एक तरह से एक ना प्रोथेलस बनती है, प्रोथेलस एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको राइज देते हैं, मतलब उसको एक तरह से गिव अ राइज टू प्रोथेलस। देख लो, दीज स्पीशीज, सॉरी दीज स्पोर्स, these spores gives rise to small multicellular free living gametophyte। ठीक है, हाँ, और वो जो होता है गेमेटोफाइट उसको ब्रैकेट में लिख लो प्रोथेलस। अब ना इस क्या चाहिए बेटा, प्रोथेलस, PROTHA, प्रोथेलस। आई बात समझ में? अब आगे लिखना है कि जो ये टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। पहला है सिलेजिनेला, दूसरा इक्विसिटम। अब आपको पता होना चाहिए ना, कभी बार अपन पढ़ते हैं कि जंगल में इतनी आग लग गई, ये हो गया वो हो गया। ये ना एक तरह से आग किस वजह से लगता है, ये जो इक्विसिटम होती है ना, ये फर्न होती है, ये आग लगाने के लिए दो प्लांट्स को रगड़ भी देंगे ना एक दूसरे में, जितने में आग लग जाएगी। ये होता है इसका रोल इक्विसिटम का। तो लिख लो, जंगल की आग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, इक्विसिटम, EQUICESETUM, इक्विसिटम। अब जाइलम फ्लोएम का नाम सुना है? जाइलम ऑफ फ्लोएम क्या होता है? एक तरह से वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और फूड मटेरियल के लिए फ्लोएम होता है। तो अब जो टेरिडोफाइट फाइलम है, यहाँ तक आते आते जाइलम फ्लोएम भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट ऐसा टेरेस्ट्रियल प्लांट किंगडम है जहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू बन जाते हैं। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट अब यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनती है, स्पोरोफिल। अब मैंने एक चीज़ बताई ना कि अब टेरिडोफाइट तक आते आते जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक हो जाएगी। स्पोरोफाइटिक का मतलब डिप्लॉयड हो जाएगी। अब जो डिप्लॉयड है वो एक अपनी तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलते हैं स्पोरोफिल। फिल जहाँ PHYLL नाम आ जाता है ना, उसका मतलब लीफ, पत्ती नाम होता है उसका। ठीक है, तो स्पोरोफिल जो होती है वो एक तरह से अपने ऊपर स्पोरेंजिया बनाती है, और इन स्पोरेंजिया के अंदर ही डिफरेंट टाइप ऑफ हेटेरोस्पोर्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो दीज गेमेटोफाइट, अब इन गेमेटोफाइट को कूल, ये कौन से एरिया में मिलती है? ये मिलती है
कूल शेडी, जहाँ वो छाया रहती है, वो ठंडा वातावरण होता है, वहाँ मिलता है यहाँ पे ये ना। तो लिख लो, दीज गेमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। कूल डैम्प शेडी प्लेसेस। और साइमल्टेनियसली इसमें भी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनको आर्किगोनिया और एंथेरोजोइड्स ही बोलते हैं। एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया। दीज आर सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, अब इस आर्किगोनिया के अंदर बनेगी फीमेल स्पोर्स, और जो एंथ्रोजोइड्स है वो पानी के थ्रू मूवमेंट करके आर्किगोनिया तक पहुंचेंगे, वहां जाके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लें अपन, नॉर्मल फीचर थोड़ा सा पढ़ के फिर रिवीजन करते हैं। यहाँ पे होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस की बात की थी मैंने। तो जो होमोस्पोरस होता है वो होता है अपना सिलेजिनीला एंड साल्विनिया। होमोस्पोरस का मतलब एक जैसे स्पोर्स बनाना, हेटेरोस्पोरस का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनाना। होमोस्पोरस का एग्जाम्पल होता है ड्रायोप्टेरिस एंड लाइकोपोडियम। ड्रायोप्टेरिस। और जो अपना हेटेरोस्पोरस है इसका एग्जाम्पल होता है सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। कई बार बहुत बार नीट एग्जाम में पूछा जाता है। साल्विनिया एंड सिलेजिनेला। अब मैं थोड़ा सा जो टेरिडोफाइटा में स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जो स्पेसिफिकली जो यूज़ किए जाते हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहला फीचर होता है ये सॉइल एरोजन को रोकता है। सॉइल एरोजन का मतलब क्या होता है, यश बताएगा, लक्ष्य बताएगा। सॉइल एरोजन, जोर से। बताया है मैंने पिछली क्लास में। प्रिवेंट सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन का मतलब क्या होता है, तुम बताओ। सॉइल एरोजन होता है मिट्टी का कटना, मिट्टी का कटाव। ठीक है, मिट्टी का डीजेनरेट होना। तो ये मिट्टी के कटाव को रोकता है। कौन? टेरिडोफाइटा। दूसरा है मेडिसिनल प्लांट। दूसरा यूज होता है मेडिसिनल प्लांट। और बेसिकली ना अपन बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे गमलों के अंदर, पोट्स के अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स होते हैं ना, वो टेरिडोफाइट होते हैं, जिनकी लीफ होती है एकदम नुकीली नुकीली लीफ होती है, वो टेरिडोफाइट होते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। चौथा क्या है? चौथा है कि सोइल बाइंडिंग का काम करता है ये प्लांट्स। ये जो प्लांट्स है ये सोइल बाइंडिंग का काम करते हैं। पांचवा है
क्लींजिंग एजेंट, क्लींजिंग एजेंट कौन काम आता है, सबसे बहुत बार पूछा जाता है। क्लींजिंग एजेंट और पॉलिशिंग का काम करता है। कौन सा प्लांट है जो क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है? वो प्लांट है सिलेजिनेला। क्लींजिंग एजेंट एंड पॉलिशिंग का काम, ठीक है। हाँ, और ये काम कौन करता है? सिलेजिनेला। नेक्स्ट है फूड स्टोरेज का काम कौन करता है? मार्सिलिया, और इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पूछूंगी कल ये सब में। क्या हुआ? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। इनको 4 क्लासेस में बांटते हैं। चारों क्लासेस का नाम लिख देती हूँ मैं। चार क्लासेस है। पहली क्लास का नाम है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। तीसरा है स्फिनोप्सिडा, फिर टेरिडोप्सिडा। ठीक है। अब ये जो साइलोप्सिडा है इसका एग्जाम्पल है, ये चारों क्लासेस है अलग अलग। इसका एग्जाम्पल है अपना साइलोटम। और जो लाइकोप्सिडा है इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा का है इक्विसिटम और टेरोप्सिडो का है एडियंटम। एडियंटम। और ये जो एडियंटम है ना, इसको वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं, वॉकिंग फर्न। अब अपन शुरुआत करते हैं, किसके साथ करते हैं शुरुआत की? थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हमने सबसे पहले बेटा मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। अब दोनों छोड़ दो, एक बार देख लो, मेरी तरफ देख लो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने सबसे पहले, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने कौन सी क्लासेस। अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है अपनी जिम्नोस्पर्म। प्लांट किंगडम में अब छोटा सा बच रहा है अपना, क्या बच रहा है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, फिर कल पूरा कर लेंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों को हमने फेनेरोगेम्स बोला था। फेनेरोगेम्स क्यों बोला था? इनमें सीड्स बनते हैं इसलिए। और क्रिप्टोगेम मतलब सीड्स नहीं बनता है, सीडलेस होता है। वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म होता है वो होता है फेनेरोगेमी। लिख लो फेनेरोगेमी। चलो अब दूसरा ये होता है कि कई सारे जिम्नोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जो एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जैसे लाइकेन किसका एसोसिएशन होता है?
लाइकेन क्या होता है, पढ़ाया है मैंने लाइकेन। फंजाई और एल्गी के बीच में, हाँ, किसी को एक तो शेड देता है, दूसरा उसको फूड देता है, ठीक है। तो ये लाइकेन तो हुआ दूसरा तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लेकिन एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा में एक तो होता है फंजाई और दूसरा होता है एक प्लांट है पाइनस या फिर साइकस, इसकी रूट, ठीक है। तो ये मतलब पाइनस और साइकस क्या है, दोनों जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। आपने देखा होगा, आप कभी हिमाचल साइड गए हो, हिमाचल गए हो, दोनों में से कोई, हिमाचल साइड जाओगे ना तो वहाँ पे ऊपर हिल्स पे ना बहुत लंबे लंबे पेड़ मिलेंगे और वो वहाँ पे मतलब जैसे यहाँ के प्लांट्स में अपन को मिलते हैं ना, फूल मिलते हैं, वहाँ फूल नहीं होते, वहाँ फूल की जगह है कोन होते हैं, कोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, बड़ी बड़ी से पाइनएप्पल होता है ना, वैसी कोनिकल स्ट्रक्चर्स होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे साइकस पाइनस बहुत मिलती है और बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे पाम ट्री मिलता है, पाम ट्री ये सब उसी तरीके का दिखता है वो भी। माइकोराइजा जो होता है वो कई तरह से पाइनस और साइकस के उसमें होता है। और ये क्या करते हैं, ये एसोसिएशन किसकी वजह से होता है, क्यों होता है, ये होता है नाइट्रोजन असिमिलेशन की वजह से होता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन असिमिलेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना, इन जिम्नोस्पर्म को नॉर्मल लैंग्वेज में कोनिफर्स बोलते हैं, कोनिफर्स का मतलब होता है जिनकी लीव्स थोड़ी सी नुकीली होती है, इसलिए इसको कोनिफर्स बोलते हैं। लीव्स थोड़ी सी नुकीली होती है, कांटे मतलब कांटे नहीं होते लेकिन ऐसे नुकीली होती है। निडल लाइक शेप होता है। अब ये निडल लाइक शेप होने का मतलब क्या होता है, अब तुम देखो, एक तो होती है बड़ी बड़ी पत्तियाँ, तो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होगी तो सनलाइट भी ज़्यादा मिलेगी, तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा, और बड़ी पत्तियाँ होगी तो फिर वहाँ से ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा, पानी भी ज़्यादा उड़ेगा। और एक ना घुमावदार नुकीली होगी तो सरफेस एरिया कम मिलेगा सनलाइट गिरने के लिए, तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन भी कम होगा, तो उनका पानी स्टोरेज रहेगा प्लांट का। सही है ना। चलो, और ये जो लीफ होती है उसके ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो सनकन होते हैं, मतलब ये जैसे ये लीफ है, ये लीफ होती है, तो सनकन स्टोमेटा मतलब ऊपर ना होके धसे हुए होते हैं नीचे की साइड, ये स्टोमेटा। अब सोचो सनलाइट तो यहीं गिर रही है, सनलाइट यहाँ गिर रही है, तो सनकन स्टोमेटा बहुत कम पानी जाने देगा, बहुत कम, ठीक है। और इनके ऊपर ना क्यूटिकल भी मिलती है, क्यूटिकल होती है एक ना मोम जैसी परत होती है, तो क्यूटिकल, तो वो क्यूटिकल भी जो भी होगा वो भी सनलाइट से पानी को कम उड़ने देगा। मोम जैसी लेयर हो जाएगी तो वो पानी कम उड़ेगा उसमें से, ठीक है। चलो, अब माइकोराइजा पढ़ा दिया, ये सब पढ़ा दिया। हाँ, जिम्नोस्पर्म का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें नेकेड सीड्स मिलते हैं। अब मैंने बताया फेनोरोगेमिट है, ये फेनोरोगेमी का पार्ट है, तो फेनोरोगेमी तो है लेकिन इनमें जो मिलने वाले सीड्स होते हैं वो उनकी कवरिंग नहीं होती है। हाँ, ये एक तरह से नेकेड सीड्स होते हैं, नेकेड
सीड्स, नेकेड सीड्स होते हैं, और इनमें सीड्स भी जो होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। अब ये चीज़ें आगे बताऊंगी मैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड प्री फर्टिलाइजेशन क्या है। जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती है वो हमेशा एक जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वाइड रेंज है उसके लिए अडेप्टेड होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर उसको मिल नहीं सकता है ज़्यादा, ठीक है। तो अगर मिलेगा भी तो भी वो सर्वाइव कर जाए, इस तरह से अडेप्टेड होती है। इस अडेप्टेशन के लिए उसमें क्या होता है, इसमें होता है वेल अडेप्टेड टू विदाउट एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। मतलब अब सोचो, एक होती है ये वाली लीफ जो बड़ी होती है, और एक ये वाली लीफ बताइए मैंने। तो देखो टेम्परेचर होगा तो भी उस वाली लीफ पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इस पे कम पड़ेगा, ठीक है। हवा भी अगर ज़ोरदार चलेगी तो उस वाली के झड़ने के चांस ज़्यादा होंगे, इसके कम होंगे, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है तो ये कम हिलेगा डुलेगा, ये चिपका हुआ रहेगा ना, ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर अपन हाथ से खींच ले तो अलग बात है। हाँ, और ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है अपने सराउंडिंग में जो पानी मौजूद है वो, तो सराउंडिंग में पानी मौजूद होगा तो भी वो उसके ऊपर ड्रॉपलेट आएगा, इस पे कम आएगा, ठीक है ना। तो ये कारण होता है कि जिम्नोस्पर्म में अपने आप ऐसे एडेप्टेशंस मिलते हैं जो कि उसमें उसकी लीव्स के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये एक तरह से जिम्नोस्पर्म का ही एडेप्टेशन होता है। और जैसे अभी तक अब मैंने टेरिडोफाइट पढ़ा, तो टेरिडोफाइट में मैंने बताया था कि होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म केवल हेटेरोस्पोरस होते हैं। ये दोनों अलग तरह के माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हेटेरोस्पोरस। माइक्रो और मेगा, माइक्रो और मेगा स्पोर्स होते हैं, फाइन। अब मैं इसके आगे का आपको कल पढ़ाऊंगी।